Today is 24th November, Thursday, and this is your 93rd day of consistent study. आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, पहले मैं इसको बता देता हूँ। मेंस का स्केड्यूल मिलेगा आपको एक, जो कि आपको डेली मिल रहा है। आज थर्ड डे है उसका, कि आपको मेंस के लिए आज क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। दूसरा, फाउंडेशन स्केड्यूल, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी ये किन बच्चों के लिए है? ये हर उस बच्चे के लिए है जो अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन किसी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए स्केड्यूल है ये। और तीसरा, आपके जो कमेंट्स आए थे उन सब का रिप्लाई। तो सबसे पहले मैं मेन का स्केड्यूल आपको बता देता हूँ, मेंस का, ताकि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो जल्दी से टॉपिक लेके अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं, अपना आज का स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको मेंस के स्केड्यूल में क्या करना है? पहला टॉपिक, राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल मेथड। दूसरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। ये सर्वे के टॉपिक हैं जो कि एसएससी जेई में बार बार पूछे गए हैं। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपको एक टेबल होती है इसकी, उसके अंदर आपको अलग अलग टेबल की वैल्यूज़ होती हैं। कहीं फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लिया जाता है, या फिर आपको बैक साइड दी होती है, आगे फोर साइड दी होती है, अलग अलग पॉइंट के आरएल आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको प्रिपेयर करना है राइज एंड फॉल मेथड से और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। अब आप सीख तो लोगे इसको, आपको नॉलेज हो जाएगी कि राइज एंड फॉल मेथड कैसे करते हैं और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे करते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस कब तक करना है? आप जब पहली बार क्वेश्चन करोगे तो शायद 1 घंटा भी लग जाए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करने में। लेकिन आपको कहाँ तक पहुँचना है? आपको पहुँचना है कि जब तक आप 5 से 6 मिनट तक ना पहुँच जाओ, कि आपको ये क्वेश्चन करने में, टेबल बनाने में, सारी वैल्यू लिखने में, पूरी कैलकुलेशन करने में 5 से 6 मिनट में आप ना कर पाओ, तब तक आपको इसको प्रैक्टिस करना है। इसलिए मैं बहुत कम आपको काम दे रहा हूँ, ताकि आप एटलीस्ट इतना तो कर लो और इस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाओ। मान लो आपने सिर्फ राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सीख लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको सोच सोच के कर रहे होंगे, तो आपका लगभग आधा घंटे से ज़्यादा निकल जाएगा इसके अंदर। और प्रैक्टिस नहीं होने के कारण अगर आपकी एक भी वैल्यू गलत हुई तो नीचे की सारी वैल्यू गलत हो जाती है, और जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो वैल्यू को देख के मिलते हैं। तो अगर जो सारी वैल्यू आपकी गलत है तो आपको मार्क्स उसके हिसाब से ही मिलेंगे, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू जो सही होंगी उसके बेसिस पे मिलेंगे। तो इसलिए आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। दूसरा, कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल में आपका आंसर सही है तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। और तीसरा, आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप 2 घंटे में सभी 300 के 300 नंबर अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर सको। तो आपको राइज एंड फॉल मेथड एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन सभी अटैम्प्ट करने हैं एसएससी जेई पीवाईक्यू से, ठीक है। और ये मत सोचो कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पूरा दिन लग जा रहा है। मैं ऐसा भी हो सकता था कि मैं बहुत सारे आपको टॉपिक्स दे देता, तब भी आपको करने पड़ते वो। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत कम टॉपिक आपको दे रहा हूँ कि पूरे दिन में एटलीस्ट इतना तो कर लो आप। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक करने हैं, और एक थ्योरेटिकल टॉपिक जो है आपका आज का, वो है ब्रिक्स। आज आपको ब्रिक्स के बारे में सब कुछ लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको ब्रिक्स के बारे में पहले पढ़ के तब नहीं करना है ये। आपको जो भी आपके पास वीडियो देखने के बाद जो भी आपके पास नॉलेज है, आप ब्रिक्स के बारे में जो भी जानते हो, किस कलर की होती है, किस शेप की होती है, मॉड्यूलर क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है, ये सब, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, लाइम क्या हो, लाइम, सिलिका, सिलिका, लाइम, ठीक है, एल्यूमिना, ठीक है, मैग्नीशिया, ये सब इसके अंदर होता है, आयरन ऑक्साइड इसके अंदर होता है। उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनकी वजह से ब्रिक के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आती है, उनको बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाता है ब्रिक्स के अंदर, उनको कम कर देते हैं तो क्या हो जाता है ब्रिक्स के अंदर। हर एक चीज़, ब्रिक्स को बनाते कैसे हैं, टेबल मोल्डिंग क्या होती है, पहले डिगिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सॉइलिंग, डिगिंग, ठीक है, और आपका वेदरिंग, ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, ये सब क्या होता है, ये सब लिखना है आपको। 30 नंबर में आएगा क्वेश्चन ये। तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। टाइप्स ऑफ ब्रिक्स क्या क्या होती हैं, टेस्ट क्या होते हैं ब्रिक्स के, जो भी आपको दिमाग में आज तक आपने पढ़ा हो, याद हो, वो सब लिखना है। और फिर से ये आपको देख के नहीं लिखना है, मतलब पहले देख लिया उसके बाद लिख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मान लो ब्रिक्स तो आप जानते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत आप देख के लिख लोगे। मान लो कोई एक नया टॉपिक आया जो कि आपने सिर्फ सुना था, जैसे मान लो पोज़ोलोना के ऊपर आ गया टॉपिक, और इसके ऊपर आपको लिखने हैं करीब एटलीस्ट 10 लाइन तो लिखनी है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे? क्या आपने पोज़ोलोना पहले से पढ़ा होगा? ठीक है। तो आपको जो चीज़ आपके दिमाग में है, आपको वो अपनी कॉपी पे उतारनी आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है, तो अगर नया टॉपिक आ गया तो उसमें आप फिर धराशायी हो जाओगे, फिर आप वहाँ पे थ्योरी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए एटलीस्ट जो चीज़ आपको आती है, जैसे ब्रिक्स आपको पता है ब्रिक्स क्या है, तो उसको आपको लिखना आना चाहिए, बिना उसको पढ़े हुए, बिना उसको याद किए हुए। रट के आप सिर्फ वही टॉपिक कर पाओगे जो आपने पढ़ लिए।
लेकिन वहाँ पर अगर कोई नया टॉपिक आ गया और उसके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज है, तो आप अगर ब्रिक्स को लिख पा रहे हो तो आप उसको भी लिख पाओगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आती हैं चीज़ें, कि दिमाग में जो चीज़ है कॉपी में आप उतार पा रहे हो उस चीज़ को। जैसे कि एक ऐसे लिखना हुआ, हमारे पास कोई टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक पे हमें नॉलेज है पूरी, दुनिया भर के हम डिबेट करते रहते हैं, हमें सभी नॉलेज होती है, लेकिन जब उसके ऐसे लिखने की बात आ जाती है तो नहीं लिख पाओगे आप पहली बारी में। तो ये जो लिख पाना है ये भी एक प्रैक्टिस है, ये भी एक स्किल है जो कि आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। तो इसलिए आज आप ब्रिक्स के बारे में सब कुछ लिखोगे, 30 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। और जब सब कुछ लिख लोगे उसके बाद आपको देखना है जो प्रीवियस ईयर में इसका सॉल्यूशन दिया होगा अलग अलग क्वेश्चन की फॉर्म में, वहाँ से आपको मैच करना है कि आपने कौन कौन से पॉइंट मिस कर दिए, कौन कौन से पॉइंट गलत थे, कि आपने सही किया, उसको करेक्ट करके अगले पेज पे उसका सही सही ब्रिक्स के बारे में सब कुछ लिखना है आपको। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया और एक न्यूमेरिकल पार्ट हो गया, जो कि मेंस वाले बच्चों को तैयार करना है आज के लिए। अब आते हैं फाउंडेशन फाउंडेशन स्केड्यूल के ऊपर। ये क्या चीज़ है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ फाउंडेशन स्केड्यूल है क्या, ये है क्या चीज़। इसमें मैं आपको क्या करूँगा, देखो हर सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो कुछ बेस भी बनाते हैं आपकी पूरी नॉलेज का। अगर आप आज से कोई एक चैप्टर उठा के बैठो, मान लो कोई एक सब्जेक्ट, मान लो आपने आरसीसी स्टार्ट किया, तो आरसीसी करने करने में आपको 15 से 1 महीना, 15 दिन से 1 महीना आराम से लग जाएगा। लेकिन अगर 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है तो आप सिर्फ आपको आरसीसी के बारे में ज्ञान होगा, आप आरसीसी के क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना कम होगा शायद आरसीसी के भी ना कर पाओ। और बाकी के जो चैप्टर्स होंगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके छूट जाएंगे। फाउंडेशन स्केड्यूल ये इंश्योर करेगा कि आपके 1 से 2 महीने के अंदर आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी डीप नॉलेज आपके अंदर आ जाए। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये एक स्केड्यूल है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, इसमें आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कहाँ कहाँ से पढ़नी है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो मार्केट में कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोचिंग्स अवेलेबल हैं, नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर जो आपको नोट्स नहीं मिले अब तक तो ग्रुप में जाके देख लेना, वहाँ पे नोट्स मैंने अवेलेबल करा दिए हैं बहुत पहले। तो कोर्स अवेलेबल हैं, कोचिंग्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी आपके बेस मजबूत नहीं है। 2 महीने पहले आप सोचते हो कि टेक्निकल की तैयारी कर दूँ, उसके PYQ पढ़ लूँ, उससे सिलेक्शन मुश्किल होता है, उससे सिलेक्शन जो होता है लक बेस्ड हो जाता है, कि आपने PYQ कर लिए, बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट आ गया तो कर दिया, नहीं तो नहीं हो पाएगा, जैसा कि अभी हुआ भी है। तो जिन्होंने बहुत मेहनत की थी उनका प्री क्लियर भी हुआ है SSC JEE का, ठीक है, लेकिन ये सब लक बेस्ड है। आपको एक प्रॉपर नॉलेज आपके पूरे बेस टेक्निकल की होनी चाहिए, ठीक है। और आप इसको ऐसे नहीं कोप अप करोगे कि आपने पहले आरसीसी पढ़ा, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, फिर तीसरा सब्जेक्ट पढ़ा, क्योंकि आपके अगले ही महीने कोई एग्ज़ाम होगा, उससे अगले महीने कोई एग्ज़ाम होगा। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा इसको कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे पहले करने पड़ेंगे आपको, ताकि अगले महीने आपका जो सब्जेक्ट हो, कोई एग्ज़ाम हो तो उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आए आपको कि ठीक है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ कुछ चैप्टर पढ़ के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कुछ एवरेज से ऊपर मैं कुछ गेन कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगले महीने बाद आपके ज़्यादा चैप्टर हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ होगा कि हाँ लक बेस भी होगा, लेकिन सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको डेली कुछ एक स्केड्यूल दूंगा, इसके अंदर मैं आपको नोट्स में से बताऊंगा कि कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, कौन से पार्ट सिर्फ रीडिंग मारनी है, कौन से पार्ट छोड़ने हैं। उसके बाद डे वाइज मैं आपको बताऊंगा कि आप आज इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर लो, इस चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर लो, इस बुक के ये क्वेश्चन ट्राई कर लो। सभी बुक मैंने अवेलेबल करा रखी है, जहाँ से मैं नोट्स में से दूंगा मैं, वो नोट्स भी अवेलेबल मैंने करा रखे हैं। तो दिक्कत कहाँ पे आई, कोर्स अवेलेबल है, कोचिंग अवेलेबल है और नोट्स भी अवेलेबल है। दिक्कत आई है सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी नहीं करते हो आप। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कंसिस्टेंटली कितने दिन आपने सेल्फ स्टडी की है, तो आप खुद से पूछ लो। अगर आपने करी है तो सिलेक्शन के आप बहुत नज़दीक हो, अगर नहीं करी है तो सिलेक्शन के नज़दीक नहीं हो। अगर आप कोचिंग वाले टाइम को सेल्फ स्टडी में काउंट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। अगर आपने पूरा 1 साल भी 10-10 घंटे की कोचिंग की है, तब भी अगले साल आप पेपर दे के देखोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज से भी नीचे मार्क्स आए। जिसने कोचिंग नहीं की उसके भी ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी अच्छे से करता है। सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। और कंसिस्टेंट स्टडी, अगर आप ये सब करते हो, कंसिस्टेंट स्टडी करते हो, तो आपके रास्ते खुल जाते हैं सिलेक्शन के। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब सेल्फ स्टडी अब करने तो लगते हो, इतना बड़ा कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है टेक्निकल का, इतना बड़ा कोर्स है, प्लस अलग से जो उसके अंदर पूछा जाता है GK GS वो सब अलग है।
लेकिन टेक्निकल, देखो सिलेक्शन तो टेक्निकल से ही होता है, ये आपके रैंक इंप्रूव करने में काम आ जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन आपका टेक्निकल से ही होने वाला होता है। तो टेक्निकल साउंड करना पड़ेगा आपको। अब आप मान लो सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट करते हो, तो ठीक है, पहले दिन आपने पढ़ना स्टार्ट किया, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन फोकस खराब, इतना बड़ा कोर्स देख के कि क्या क्या पढ़ूँ, यही चीज़ समझ में नहीं आती। तो मैं एक अथॉरिटी लेके आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, मैं कोर्स तो आपको पूरा ना बता पाऊँ, लेकिन हाँ मैं इतना कर दूंगा कि आपको एक सेल्फ स्टडी की मैं आदत लगा दूँ। जो बच्चे 3 महीने से मेरे साथ जुड़े थे एसएससी जेई के लिए, तो मैंने डेली उनको काम दिया था, उनके अंदर एटलीस्ट एक हैबिट डेवलप हुई थी कि वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सके। ये कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो। आज नहीं तो कल आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट हो। तो पूरे टेक्निकल के अंदर से जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उन सबको छाँट छाँट के पिक एंड चूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर पढ़ो, इस चैप्टर का ये पार्ट पढ़ो और ये पार्ट पढ़ो, इसके यहाँ से क्वेश्चन करो। ये मैं आपको डेली काम दूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि डेली जो मैं आपको काम दूँ वो आपको कंप्लीट करना है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, उथल पुथल कितनी भी हो जाए, वो आपको कंप्लीट करना है। अगर इस चीज़ से जुड़े रहोगे तो 1 महीने बाद एटलीस्ट इतनी इतना बेस आपका बन जाएगा कि आप एक एवरेज मार्क्स तो गेन कर पाओगे और आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा। तो इस वजह से ये फाउंडेशन स्केड्यूल में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डिमांड भी थी क्योंकि 3 महीने मैंने लगातार आपको स्केड्यूल दिया था, तो उसके बाद डिमांड भी आई थी, तो इसलिए मैं अब ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको कौन ज्वाइन कर सकते हैं? इसको ज्वाइन कर सकता है हर एक बच्चा जो अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जिसको टेक्निकल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो सिर्फ पीवाईक्यू के ऊपर ही डिपेंड रहता है और जो लक बेस पे अपना पेपर दे के आता है कि पीवाईक्यू में से आ गया तो मैं कर दूंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चैप्टर्स बताऊंगा, टू द पॉइंट उनके टॉपिक्स बताऊंगा कि आपको ये पढ़ना है और यहाँ यहाँ से पढ़ना है, और डेली बेसिस पे आपको काम मिलेगा। कभी नहीं दे पाया तो वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट आपकी एक आदत में लगवा दूंगा सेल्फ स्टडी की। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले दिन से ही इसको कंप्लीट करें, आगे के लिए मत छोड़ो, क्योंकि अगर जो आपने आगे के लिए छोड़ दिया, अगर 5 दिन का भी स्केड्यूल इकट्ठा हो गया तो छठे दिन आप सोचोगे कि यार ये करूँ कि ये वाला करूँ, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप पहले दिन से ही स्टार्ट करो। अगर आपने छठे दिन आपने ज्वाइन किया इसको स्केड्यूल को, तो फिर छठे से आगे बढ़ो, इसको पीछे छोड़ दो, आगे वाले पे बढ़ो। तो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन स्केड्यूल। तो आज आपको क्या करना है, मैं पहले महीने में कवर कराऊंगा। देखो एक साथ मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगा कि क्या क्या मैं कवर कराने जा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मैंने आपके सामने उठा के सिलेबस दे दिया पूरा। इसलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि आपको आज ये पढ़ना है, और वो आपको कम लगे या ज़्यादा वो आपको कंप्लीट करना है। अगर आपको कम लग रहा है तो वो पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन कर लो, या फिर कुछ अलग जो भी करना चाहते हो वो कर लो। और अगर जो आपको ज़्यादा लग रहा है तो आपको उसको मैच तो करना ही पड़ेगा। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है, आप पहले कर चुके हो तब भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज्वाइन वाइन किया मतलब डेली में अपलोड कर दूंगा वीडियो, और यहाँ से आप देख सकते हो। तो ठीक है, फाउंडेशन स्केड्यूल। आज आज का आपका टॉपिक क्या है? आज मैं उठाऊंगा सिर्फ आरसीसी। आरसीसी का आपको क्या पढ़ना है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि 4 4 5 5 चैप्टर दे दूंगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ काम इतना दूंगा ताकि आप डेली के डेली कंप्लीट कर सको, प्रोक्रेस्टिनेट ना करो, फोकस के साथ एक अच्छे से पढ़ाई कर सको। जिन लोगों को चाहिए कि हाँ उन्होंने ढंग से पढ़ाई नहीं करी है और वो चाहते हैं कि अपने उनके कॉन्सेप्ट बिल्ड हों, तो बिल्कुल उनके लिए ये चीज़ कि मैं आपको कुछ काम दूंगा, उसे बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, और फिर अगले दिन का काम अगले दिन करना। इस तरह से आपने एक एक 2 महीना कर लिया अगर, तो आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज मैं आरसीसी का चैप्टर उठाने जा रहा हूँ। आपको मैं नोट से मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। तो आरसीसी के विवेक गुप्ता सर के नोट्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको ही मैं खोल के बता रहा हूँ आपको। इसमें से आज का काम जो आपका है, आज का काम मतलब 24 नवंबर का जो आपका काम है वो मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल आपको रीडिंग मारनी है उसको रीडिंग मार लेना, समझना चाहते हो तो समझ लेना, लेकिन जो चीज़ समझने वाली होगी अलग से इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सको। देखो पढ़ना सब कुछ है वैसे तो, और हर एक चीज़ समझने वाली है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप वो चीज़ समझ लो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि वो पहले पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछने के चांसेस तो पता नहीं, लेकिन हाँ पहले पूछी जा चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ आपको। तो ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करना, आरसीसी के नोट्स खोल के सब पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रीडिंग मार लेना इन सब चीज़ों की, कोई दिक्कत नहीं है इनमें रीडिंग मारने में। मैं आपको सीधा बताता हूँ कि आपको याद क्या चीज़ें करनी है, बिल्कुल बाई हार्ट आपको इन सब चीज़ों को याद करना होगा जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये बिल्कुल रीडिंग मार लेना इसकी। ठीक है, कॉन्क्रीट मिक्स,
इसको आपको पढ़ लेना है, और ये जो वैल्यूज़ हैं M10 M15 20 25 इन सबको याद करना है आपको, एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, इसके अंदर आनाकानी नहीं करनी है कि याद नहीं करना है। ठीक है, मिक्स डिज़ाइन का जो कोड है IS 10262 ये आपको याद करना है, बिल्कुल याद रख लेना इसको। ठीक है, उसका ये सब पढ़ लेना। ये जो टेबल है फ्रेश कंक्रीट की, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, स्लम्प, कॉम्पैक्टिव फैक्टर, बिल्कुल एज इट इज़ पूरी टेबल को आप याद करोगे, छाप लोगे दिमाग के अंदर। इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाकी सब चीज़ें जो मैं छोड़ रहा हूँ उनको एक बार रीडिंग, बिल्कुल छोड़ना मत, रीडिंग मार लेना। समझ सकते हो तो समझ लेना, लेकिन दिमाग ज़्यादा खपाना मत कि कुछ समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप उसको पढ़े जा रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन हाँ, रीडिंग जरूर मार लेना। ठीक है, वर्केबिलिटी के जो टेस्ट हैं चारों देख लेना, आपने कॉन्क्रीट में भी पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ना फिर। ठीक है, ये सब रीडिंग मारते हुए चलना लेकिन। ठीक है, सब रीडिंग मार लेना इन सब चीज़ों की। ठीक है, आगे बढ़ो, रीडिंग मारते हुए चलना आगे। उसके बाद ठीक है, पेज नंबर 7 को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इसको अच्छे से पढ़ लेना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह देख लेना, कंपैरिजन बिटवीन क्यूब एंड सिलेंडर देख लेना। समझ में ना आए तो छोड़ देना, लेकिन एक बार पढ़ अच्छे से जरूर लेना इस चीज़ को। ठीक है, 7 पेज नंबर 7 पूरा पढ़ोगे आप, और पेज नंबर 8 का ये नोट में जो लिखा हुआ है इसको अच्छे से समझ लेना। स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व एक बार देख लेना। ठीक है, ये पेज पे बस रीडिंग मार लेना आप इसकी। ठीक है, इसके छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेंथ डायग्राम इज नॉन लीनियर। ठीक है, लेकिन एजम्पशन क्या होती है, लीनियर मानते हैं इसको। वेट लीनियर मानते हैं हम इसको WSM में, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम नॉन लीनियर मानते हैं हम LSM के अंदर। तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है, ओवरऑल जस्ट रीडिंग मारने का है ये। आगे चलते हैं, जस्ट रीडिंग मार लेना, देख लेना। M ग्रेड ऑफ कंक्रीट देख लेना। M का मतलब क्या होता है, 25 का क्या मतलब होता है, बिल्कुल बेसिक सा है, पढ़ लेना इस चीज़ को। बाकी सब रीडिंग मार लेना एक बार इन सब चीज़ों की, ऐसा कुछ समझने वाला ज़्यादा कुछ नहीं है। जो टेस्ट है इनकी भी एक बार बस रीडिंग मार लेना, ऐसे रटने मत बैठना चीज़ों को कि इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, बस रीडिंग देखनी है आपको। इसको ज़्यादा समझने की कोशिश मत करना कि क्या क्या करते हैं हम। आगे बढ़ना सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड जब दूसरी बारी आप पढ़ोगे तब इसको और अच्छे से पढ़ना, लेकिन अभी जस्ट रीडिंग मार लेना। ये चीज़ याद रख लेना कि FCR जो होता है 0.7 रूट FCK होता है, ये आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है। एक बार इस न्यूमेरिकल्स को समझ के देख लेना कि M/I सिग्मा/y वाला फॉर्मूला लगेगा, और इसके अंदर अलग अलग FCR की वैल्यू को 0.7 FCK रख दिया है, और सिग्मा की वैल्यू को हम यहाँ पे 0.7 रूट FCK रख के हम M की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे कि कितना मोमेंट हम लगा सकते हैं ताकि क्रैक ना हो। ठीक है, तो ये एक बार समझ लेना इस न्यूमेरिकल को, बेसिक न्यूमेरिकल है। सिलेंडर स्प्लिट टेस्ट, इसका फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, 2P/πdl। और ये जो रिलेशन है, F फ्लेक्चर ज़्यादा होता है फिर सिलेंडर स्प्लिट होता है फिर डायरेक्ट टेंशन, इसको याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट अच्छे से पढ़ लेना, इसकी वैल्यू हमेशा याद रहेगी आपको 0.0003। ठीक है, और वैसे कितनी होती है 0.0035, वो होती है स्ट्रेन, और ये क्या है, श्रिंकेज स्ट्रेन। ठीक है, हाँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टेबल है ड्यूरेबिलिटी का, ये आपको एग्जैक्टली बिल्कुल एज इट इज़, माइल्ड में क्या क्या होता है, मॉडरेट में क्या क्या कंडीशन होती है, सीवियर में क्या क्या कंडीशन होती है, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम, बिल्कुल एज इट इज़ इसको याद करना है। मिनिमम ग्रेड कितना रखता है, ठीक है, नॉमिनल कवर कितना रखते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए आपके। और ये RCC का है, PCC का हो तो PCC का भी याद करना है आपको। ठीक है, क्रीप ऑफ कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेना क्या होता है क्रीप ऑफ कंक्रीट, और अच्छे से इसको याद कर लेना, समझ लेना इसको। ठीक है, ये टेबल एक बार ये ग्राफ जो है एक बार समझ के देख लेना। क्रीप कोफिशिएंट याद हो जाना चाहिए आपको, फॉर्मूला भूलना नहीं चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर ये याद रख लेना, थीटा की वैल्यू क्या क्या होती है। ये जो होती है टाइम टू टाइम बढ़ती रहती, ओ सॉरी कम होती रहती है। ठीक है, तो ये देख लेना। आगे चलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, एक बार रीडिंग मार लेना इसको, ज़्यादा ऐसे कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, रीडिंग मार लोगे तो समझ में आ जाएगा। इनिशियल टेंजेंट क्या होता है, सेकंड मॉडुलस क्या होता है, ये सब ये फॉर्मूला याद रखना। EC=5000 रूट FCK, हर बार क्वेश्चन SSC जैसे पेपर में तो बार बार पूछ ही लिया जाता है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला EC/1 + थीटा, थीटा की वैल्यू आपने याद करी थी अभी पीछे 1.1 1.6 और 2.2, तो याद होनी चाहिए ये। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्क्रीट। मेंस के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन एक बार ही में समझ में ना आए तो बार बार इसको टाइम वेस्ट मत करना, एक बार रीडिंग मार लेना इसकी। बाकी इसके अंदर ये जो टेबल है ये बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको कि एक सैंपल के अंदर 3 स्पेसिमेन होते हैं, और जो आप वहाँ पे सैंपल्स बनाते हो, जैसे कि अगर आपको 30 मीटर क्यूब आपके पास कंक्रीट है तो आप 3 सैंपल बनाओगे, 3 सैंपल मतलब 3 × 3 9 क्यूब्स आप बनाओगे। तो वहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर जो आपके पास 30 मीटर क्यूब है, आपको कंक्रीट बनाना है, तो आप कितनी क्यूब्स बनाओगे या कितने सैंपल बनाओगे, तो ये एज इट इज़ आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सब क्राइटेरिया है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक बार एग्जाम्पल से बताया गया है तो देख के समझ लेना इस चीज़ को।
ठीक है। बाकी सब जो है आगे वाली चीज़ें वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग मारोगे आप, और रीडिंग मार के ही आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ों का। टेस्टिंग ऑफ हार्ड एंड कॉन्क्रीट, तो इसमें ये मत सोचना कि 20 पेज हो गए पूरा दिन निकल गया, नहीं, आपको चीज़ें सीखनी है, जल्दी सीखनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें तो पढ़ लेना। रिमाउंड हैमर टेस्ट कि नॉन डिस्ट्रक्ट, जैसे ये है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, मतलब ये टेस्ट वो है जिसकी मतलब जैसे कंक्रीट की दीवार हमने खड़ी कर दी, ठीक है, उसके बाद हमें उसको टेस्ट करना है बिना उसको डिस्ट्रॉय किए, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जैसे क्यूब टेस्ट होता है वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है क्योंकि क्यूब टूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन कौन से होते हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट, ठीक है, इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट एक बार पढ़ लेना, ऐसे नहीं कि रट लिया एक एक पॉइंट, सिर्फ पढ़ लेना कि एटलीस्ट यही पूछ लिया जाता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए इन चारों पांचों ऑप्शन में से कि कौन कौन सा है। उसके कॉन्क्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंदर ये फॉर्मूला याद रख लेना कि एफ मीन जो होता है वो एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा के बराबर होता है। मतलब कि अगर हमें M20 का अगर जो हमें कंक्रीट बनाना है तो उसके लिए हम टारगेट क्या करेंगे, M20 MPa की स्ट्रेंथ को हम टारगेट नहीं करेंगे, हम उससे ज़्यादा को टारगेट करेंगे। मतलब अगर हमारा क्यूब जो है 20 MPa झेल पा रहा है तो इसका मतलब उसको हमने 25 के बराबर बनाया था, ऐसा कुछ है इसके अंदर। तो एफ मीन क्या होगा, एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू अलग अलग कंक्रीट के लिए अलग अलग होती है। जैसे 10 और 15 के लिए 3.5 होती है, 20 और 25 के लिए 4, और 30 और 50 के लिए 5। बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, याद करना पड़ेगा आपको इसका तीनों वैल्यू, ठीक है, भूल नहीं सकते इसके अंदर। वहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि यार 4 था कि M20 के लिए 4 था या 3.5 था, ऐसा नहीं, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी सब पढ़ने के लिए है, सिर्फ पढ़ लेना एक बार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक बार पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रटने की कोशिश मत करना कि ये जो बीच बीच में दे रखे हैं ये जब आप बार बार पढ़ लोगे तब ये याद हो जाएंगे आपको, लेकिन अभी याद करने की कोशिश मत करना, एक बार बस पढ़ लेना। ये बाकी सब सिर्फ पढ़ने का है, अभी अभी इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसके अंदर, ये न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करने में बिल्कुल अभी छोड़ देना इसको, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बिल्कुल छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक बार देख लेना, देखना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद आपको ठीक है, अभी कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको यहाँ पे छोड़ देना, ये नहीं करना है आपको। अब ग्रेड ऑफ पेज नंबर 27 पे ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में बता रखा है, यील्ड स्ट्रेस बता रखी है क्या होती है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है, थोड़ी बेसिक सी नॉलेज है, पता होनी चाहिए एज अ सिविल इंजीनियर आपको। और टाइप्स ऑफ स्टील में माइल्ड स्टील का जो कर्व होता है, कर्व के जो पॉइंट्स होते हैं अलग अलग, इनका क्या क्या नाम होता है आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ये सबके पॉइंट दे रखे हैं, बिल्कुल आप याद करोगे इसको, एक एक पॉइंट आपको रटोगे आप इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, ये भी याद कर सकते हो, ये एसएससी जेई या फिर जेई वाले एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गेज लेंथ क्या होती है, ये क्या है, स्पेसिमेन जो हम यूज़ करते हैं खींच के इसको तोड़ने के लिए, उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ बनता है। तो ये गेज लेंथ कितनी होती है, इसका डायमीटर कितना हो, ये नॉर्मली पूछ लिया जाता है छोटे एग्जाम्स में, तो देख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो जैसे माइल्ड स्टील का ग्राफ था, ऐसे ही HYSD का भी होगा ग्राफ, तो एक बार देख सकते हो इसको आप, ठीक है। याद करने की कोशिश मत करना, प्रूफ स्ट्रेस जो होती है 0.2%, ये याद रख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत दे रखा है अलग अलग टाइप के स्टील के बारे में, तो एक बार देख सकते हो। ये हो गया चैप्टर एंड। तो ये चैप्टर था 29 पेज का, इसमें मैंने बता दिया कौन कौन से पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे एज इट इज़। आपको सोचते हो कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने बता दी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब आप ऐसा करो, आज मैं सिर्फ आपको इतना काम देता हूँ, कल को मैं आपसे रिव्यू लूँगा कि आपके लिए जो आज का काम था वो कम था, ज़्यादा था, कैसा था, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे चलेंगे। दूसरा, वीडियो को लाइक करके, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ लाइक करने के लिए, लाइक करके बता देना कि मैं जो एक आपको काम दे रहा हूँ आपको मतलब आपके लिए सही भी है कि नहीं, पता चला मैं इसके अंदर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आपको आप करना ही नहीं चाहते ये चीज़, तो ये चीज़ ज़रूर बता देना मुझे, ताकि मैं आगे भी इस तरह से काम दूँ या ना दूँ, ये आप लोगों के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। बाकी ये काम की जो ऑब्जेक्टिव है देने की वो यही है कि आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो जाए। आपने इतने महीने इतने दिन आपने अपने वेस्ट कर दिए ये सोच के कि अब मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा, अच्छे से मैं टेक्निकल पढ़ना स्टार्ट करूँगा, लेकिन वो दिन ऐसे ही निकल गए। कब पता नहीं, एसएससी जेई 16 तारीख को लास्ट हुआ था, आज क्या है 24 तारीख आ गई आज। आपने इतने दिनों में क्या पढ़ा, अगर आप ये 10 दिन भी लगा देते तो कितने सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो जाते। तो देखो, आज आपको ये 29 पेज करने हैं, उसके बाद इनके आपको क्वेश्चन कर सकते हो कहीं से कर लेना, अगर आपके पास टाइम बच जाए तो कुछ और भी पढ़ लेना, लेकिन आज सैंपल के तौर पे मैंने आपको ये काम दे दिया है, इसको कंप्लीट करना, फिर कल को देखते हैं कल को क्या देना है आपको, ठीक है। और इन सब दिनों में मैं सिर्फ वो चीज़ें दूंगा आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, एग्जैक्टली वो एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, बिल्कुल एज इट इज़। सो ये आपको काम आज करना है और कल को फिर रिपोर्ट करना है कि आपने किया कि नहीं किया, मैं पूछूंगा आपसे, और उसके बाद फिर आपको अगले दिन का काम मिलेगा।
और चीज़ों को मोनोटोनस नहीं बनाएंगे। जैसे आज आरसीसी का काम मिला है, उसके बाद जब इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे उसके बाद आपको दूसरे सब्जेक्ट का काम दूंगा, ताकि 1 महीने बाद इतना बेस आपका मजबूत हो जाए कि सभी सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट एक एक चैप्टर्स आपके जो है तैयार हो जाएं, ताकि अगर एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम में आप एवरेज जैसा परफॉर्म कर सको। सो आज के लिए इतना ही। अभी मैं क्वेश्चन के आपके आंसर तो नहीं कर पाऊँगा कमेंट्स के, बस हाँ, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन यही पूछे गए हैं। बाकी मैं कल को देखता हूँ उनको रिप्लाई करने के लिए कि मेरे मार्क्स इतने हैं कि मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं, या इस टाइप के नॉर्मली क्वेश्चन हैं। तो देखो, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ज्ञानी भरे पड़े हैं जो सुबह से शाम तक एनालाइज ही कर रहे हैं कि आपके इतने मार्क्स हैं तो इतने आप तैयारी कर लो, इतने हैं तो इतने। मैं कहता हूँ देख लो, कोई बात नहीं, लगा लो आप आधा दिन, एक दिन लगा लो, लेकिन उसके बाद एक दिन लगाने के बाद ना एश्योर हो जाओ, जो भी करना है फिर इस तैयारी स्टार्ट करो। अगर रिस्क लेना है, मान लो आपको लग रहा है कि मेंस में होगा नहीं होगा, आप वैसे भी तो टाइम खराब कर रहे हो ना अपना, ले लो रिस्क, मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको लग रहा है कि होगा भी कि नहीं होगा तो मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है उसके अंदर? टाइम वेस्ट हो जाएगा क्या? अगर आपने मेंस के कुछ क्वेश्चन, अगर जो स्लैब डिज़ाइन या फिर लेसी या फिर जो भी मैं आपको काम दे रहा हूँ वो आपने कर लिए, तो क्या आपका टाइम वेस्ट थोड़ी ना हो जाएगा? टाइम वेस्ट वो है जो आप इतने दिनों में सिर्फ सोचने में ही लगा रहे हो कि मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, वाइज डिसीजन ये है कि अगर जो नहीं पता चल रहा है तो सीधा मेंस की तैयारी स्टार्ट करो, अगर पता चल गया तो प्री की स्टार्ट करो तैयारी। इस तरह से चीज़ें होती है और इस तरह से ही सिलेक्शन निकलता है। अगर आप सोच रहे हो रिजल्ट तक मैं वेट करूँगा और उसके बाद फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट करूँगा, इतने दिन वेस्ट, तो जब मेंस की तैयारी जिस दिन से स्टार्ट करोगे ना, उस दिन ये समझ लेना कि आपने 1 महीना अपना वेस्ट कर दिया। पहले तो टाइम गया, दूसरा आपका जो टच था पढ़ाई से वो छूट गया। अगला 1 महीना आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का टच लाने में ही निकल जाएगा। मैं यहाँ पे जो मेहनत कर रहा हूँ आपका, वो टच लाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपकी सेल्फ स्टडी स्टार्ट हो। आपके जो दिन वेस्ट हो रहे हैं लगातार, हर दिन आपका ऐसे ही वेस्ट हो रहा है सिर्फ ये देखने में कि कितनी कट ऑफ जा रही है, उन सब चीज़ों को छोड़ो, आगे निकलो इन चीज़ों से। बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, निकल जाएंगे अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको जो काम मिला है आप डेली के डेली उस काम को कंप्लीट करोगे और 1 महीने में अपना इतना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ये आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो कि महीने के महीने निकल रहे हैं और आपकी कुछ प्रिपरेशन हो ही नहीं पा रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।